Hello students, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm gonna start with the class 11th Indian Economic Development of Economics. So first of all guys, क्लास 11th की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये टोटल 40 मार्क्स की है। और जरा मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग में है हम तो जरा आईईडी के पूरे सिलेबस का एक ब्यौरा दे दूं ताकि आपके माइंड में हमेशा आइडिया रहे कि आप कहां पर चल रहे हैं। क्लास 11th आईईडी के अंदर टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं। कितनी? 4 यूनिट्स। सो क्लास 11th आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द फर्स्ट यूनिट नंबर 1. The unit 1 is basically about the Indian economy from 1947 to 1990. Fine? And this unit has been divided into 2 chapters. The chapter 1 is Indian economy on the eve of independence. On the eve of इंडिपेंडेंस, यानी कि यहां पर हम बात करते हैं इस चैप्टर में कि इंडियन इकोनॉमी 1947 तक, यानी कि ब्रिटिशर्स कैसा इंडिया छोड़ के गए थे। देन जो दूसरा चैप्टर है इस यूनिट का, उसके अंदर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी from 1950 to 1990। तो यानी कि इस चैप्टर के अंदर आप ऑलमोस्ट पूरे 40 सालों का ब्यौरा पढ़ते हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टर्शियरी सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, ये सारी चीजें कैसी थी ये आप इन चैप्टर्स में पढ़ते हैं। फिर आती है यूनिट नंबर 2, यूनिट सेकंड में खाली एक ही चैप्टर है और ये यूनिट पूरी आईईडी के अंदर सबसे कॉम्पैक्ट प्लस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इस यूनिट का नाम है दैट इज इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी एक टाइमलाइन चल रही है गाइस। यहां पे सबसे पहले हम 1947 के बारे में स्टडी करते हैं, देन उसके बाद 1950 से 1990 तक के बारे में स्टडी करते हैं, एंड देन जैसे ही नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं तो पूरी की पूरी यूनिट सिर्फ एक ही साल के ऊपर बेस्ड है। ऐसा क्या खास हुआ था इस साल में? बहुत सारे बच्चे मेरे पहले ही लेक्चर के अंदर इतने ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि वो यूनिट 2 के बारे में मुझसे बहुत सारी बातें पूछते हैं कि सर फर्स्ट यूनिट के अंदर तो हमने ऑलमोस्ट 50 इयर्स का पूरा जो टाइमलाइन थी वो कवर कर ली और सेकेंड यूनिट पूरे सिर्फ एक साल के ऊपर बेस्ड है। तो यानी कि उस एक साल में बहुत कुछ हुआ था। जी हां, 1991 इंडियन इकोनॉमी के लिए उतना ही बड़ा लैंडमार्क था जितना कि 1947 था। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी। 1991 में क्या खास हुआ था गाइस? 1991 के अंदर आए थे इंडिया में रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स क्या होते हैं? जब पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही पलट दिया जाता है। इकोनॉमी के जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको बदल दिया जाता है। 1991 के अंदर जो रिफॉर्म्स आए थे, देयर वाज ओनली वन मैन बिहाइंड दोज रिफॉर्म्स। आप ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में जितना प्रॉस्परस आपको इंडिया दिखता है या इंडिया के अंदर जितनी आपको गुड्स एंड सर्विसेज की वैरायटी दिखती है, जो फॉरेन सारी कंपनीज इंडिया में आके काम कर रही हैं,
बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडिया में आना चाहती हैं। शायद इन सारी चीजों के पीछे का क्रेडिट सिर्फ एक आदमी को जाता है। ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वॉज द ओनली वन who basically initiated the Indian economic reforms। आप ये भी बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो भी इंडिया है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की उन पॉलिसीज, उन रिफॉर्म्स ने जो एक रेवोल्यूशन खड़ा किया, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। तो हम बहुत कुछ पढ़ेंगे यूनिट 2 में। तो जो बेसिक बच्चों की क्यूरोसिटी थी उसको शांत करने के लिए मैंने बताया कि 1991 में ऐसा क्या खास हुआ था। फिर आती है गाइस आपकी यूनिट 3। यूनिट 3 देखी जाए तो आपकी आईईडी की सबसे बड़ी यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है 7 चैप्टर्स। जी हां, 7 चैप्टर्स हैं आपके यूनिट 3 के अंदर। अब ये 7 चैप्टर यानी कि इस यूनिट में ऐसा क्या खास है, सो मैं बता दूं, ये यूनिट का नाम है बेसिक इश्यूज इन इंडिया। इंडिया के बेसिक इश्यूज से हमारा क्या मतलब है, तो यहां पर कुछ मैं बेसिक इश्यूज जैसे आपके साथ शेयर करूं जो कि इसमें चैप्टर का नाम बनते हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज रूरल डेवलपमेंट। मैं जस्ट पहले कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर। रूरल डेवलपमेंट ये एक चैप्टर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक चैप्टर है। इसी तरीके से इन्फ्लेशन, महंगाई, इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल नेम है इसका। इसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड पॉवर्टी। ओके, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये आपके चैप्टर्स हैं गाइस इन दी यूनिट नंबर 3। फाइन। सो जो बेसिक इश्यूज है इंडिया में उनके बारे में ये वाला चैप्टर आपको बताता है। सो देयर इज रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी। फाइन। And then there is one last unit, that is unit number 4, and this unit is basically about a comparison of India with its neighbors. तो ये कंपैरिजन है इंडिया का किसके साथ, बेसिकली चाइना एंड पाकिस्तान। फाइन। सो देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये है गाइस आपकी क्लास 11th आईडी की एक आउटलाइनिंग। यूनिट 1 1947 to 1990, Unit 2 based on 1991 reforms, Unit 3 that is the basic issues, and Unit 4 that is the comparison of India with its neighbors, that is China and Pakistan. Fine. अच्छा, एक और चीज बच्चों के माइंड में आता है, सर इंडिया के तो और भी नेबर्स हैं, देन बाय चाइना एंड पाकिस्तान। गाइस, चाइना और पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन इसलिए करते हैं यूनिट नंबर 4 में क्योंकि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के जो बेसिक आप बोल सकते हैं कि माइलस्टोन्स हैं, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, वो बड़े आसपास हुए। लाइक इंडिपेंडेंस, लाइक रिफॉर्म्स, लाइक पहला 5 ईयर प्लान, ये बहुत क्लोज रहे। लेकिन तीनों के करंट सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत ज्यादा
डिफरेंसेस हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि इन तीनों कंट्रीज ने जो रेस है, वो रेस की जो स्टार्टिंग लाइन काफी हद तक सेम थी, लेकिन आज की डेट में उस रेस में कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है और कौन नंबर 3 में है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन उस चीज को हम जज करते हैं यूनिट नंबर 4 में कि कोई क्यों नंबर 1 पर है, या फिर कोई कंट्री किसी कंट्री से, लाइक चाइना इंडिया से किन बातों में आगे है, लाइक सिमिलरली पाकिस्तान इंडिया से किन बातों में आगे है, यह आपको पता होना चाहिए, जो हम यूनिट नंबर 4 में करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1, यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1947। चलिए, अब मैं उस स्पेसिफिक चैप्टर पर आ चुका हूं, तो जरा उस स्पेसिफिक चैप्टर की बात की जाए। अगर हम बात कर रहे हैं गाइस इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये थॉट लाइए कि आप अगर ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात करें तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं। ब्रिटिशर्स बेसिकली वॉर ऑफ प्लासी के बाद, विच वॉज हैपेंड इन द 18th सेंचुरी, तो तब आए, and then officially Britishers registered India as the British India in 1857। 1857 के बाद इंडिया ऑफिशियली ब्रिटिश इंडिया डिक्लेयर किया गया। उनको काफी लंबा टाइम लग गया इंडिया को पूरा का पूरा अपना करने में। एंड देन ऑलमोस्ट आफ्टर 90 years of the official kind of slavery, we got the independence in 1947। तो इस चैप्टर के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स एक कैसा इंडिया छोड़ के गए थे, जिसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला ही टॉपिक जो हमने उठाया है वो है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर। एवरीबडी नोज इवन टिल नाउ इंडिया इज द एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी। तब भी थी, आज भी है, लेकिन तब में और आज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं गाइस। डिफरेंसेस किस चीज के हैं? डिफरेंसेस आ गए हैं टेक्नोलॉजी के, डिफरेंसेस आ गए हैं फाइनेंस के, डिफरेंसेस आ गए हैं लिटरेसी के, डिफरेंसेस आ गए हैं प्रोडक्टिविटी के, नए मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो जरा हम चलते हैं ब्रिटिश एरा में और देखते हैं कि 1947 तक इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। पहला पॉइंट, हायर डिपेंडेंसी। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो द डिपेंडेंसी वाज एक्सट्रीमली हाई। किस हद तक आई थी आपको पता चलेगा, that nearly 85% of the Indian population was living in the rural areas and derived livelihood directly or indirectly from the agriculture sector। कि लगभग 85% इंडियन पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी, पिछड़े हुए इलाकों में रहती थी, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी जीविका, अपना लाइवलीहुड किससे? एग्रीकल्चर सेक्टर से चलाती थी। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से क्या मतलब है सर आपका? डायरेक्टली से तो मतलब कि जो सीधा खेती बाड़ी करते हैं। इनडायरेक्टली से क्या मतलब है? जो उससे रिलेटेड कामों में इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ है, कोई उसकी रिटेलिंग में लगा हुआ है, कोई उसकी स्टोरेज में लगा हुआ है, लेकिन जुड़े हुए किससे है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। यह मतलब हुआ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट समझ में आता है, यह अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है? गाइज, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि व्हेन यू आर एम्प्लॉयड बट you are not getting as per your knowledge
एज पर योर स्किल्स, एज पर योर टैलेंट। कि आप एम्प्लॉयड तो हैं, नाम के लिए आप काम पे जाते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो पे मिल रही है वो आपकी स्किल्स, नॉलेज और आपके वर्क के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in agriculture sector because most of the population wanted to earn their livelihood from this sector। तो क्या कि बहुत ज्यादा लोग इस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे। आपने इसी चीज का नाम शायद सुना होगा, इसे बोलते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया गया है। कहां पढ़ाया गया है? क्लास 9th की इकोनॉमिक्स। रिमेंबर क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ पालमपुर, जिसके अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में काफी बात की गई थी। और क्लास 9th इकोनॉमिक्स के अंदर इन्हीं सारे इश्यूज के ऊपर बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, चैप्टर्स भी उसी के रिस्पेक्ट में बनाए गए हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अगर ना याद आ रहा हो किसी बच्चे को, तो जब एक लैंड पर जरूरत 5 लोगों की है लेकिन वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जो बाकी के 5 हैं, जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। और उनको जो पे मिलती है वो भी उनकी क्वालिफिकेशन या उनकी नॉलेज इसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती, तभी आप उन्हें अंडर एम्प्लॉयड का नाम भी देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर वर एक्चुअली अंडर एम्प्लॉयड। कि मोस्टली जो लोग इसमें लगे हुए थे वो क्या थे? वो अंडर एम्प्लॉयड थे, कि खाली नाम के लिए वो रोजगार पे थे, बट एक्चुअली उनका वहां पर कोई भी काम नहीं था। तीसरा, हाई लेवल ऑफ बैकवर्डनेस। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था। क्यों था? Britisher never tried, they never invested, and they never wanted the agriculture sector to get modernized. They never invested in this sector because they never wanted us to get better, to get more funds, to get more or better infrastructure. Agriculture sector was highly backward because of lack of literacy, low level of productivity and high level of unemployment। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बैकवर्ड था, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कहीं ना कहीं फंड्स की कमी, कहीं ना कहीं लिटरेसी की कमी, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी की कमी। इन सारे रीजंस की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हाईली बैकवर्ड। नेक्स्ट क्या है? कॉजेस ऑफ स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें आपकी स्टेग्नेशन के पीछे के क्या रीजंस थे? स्टेग्नेशन के पीछे के जो रीजंस थे गाइस, दैट वाज the following. Okay, so wrong spelling was there, I've corrected it. So the first one is the land revenue system. Now what is this land revenue system? The British government in India invented unique system of land revenue by setting up the triangular relationship between government, owner of the land and workers on the land। क्या इनके बीच का एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया। अब ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, इससे हमारा क्या मतलब है? ओके, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप से गाइस हमारा क्या मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि गवर्नमेंट यानी कि वो खुद,
लैंड ऑनर्स यानी कि जमींदार्स एंड ऑल, एंड देन द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के टिलर्स से क्या मतलब है? वो लोग जो खुद सॉइल पे काम करते हैं, यानी कि लैंडलेस लेबर्स। उनके बीच का एक यूनिक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप से क्या मतलब है कि जमींदार्स एक्सप्लॉइट करते थे किनको? द वर्कर्स ऑन द लैंड, उनसे वसूलते थे। और ब्रिटिशर्स किनसे वसूलते थे? जमींदार से या जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे। द पॉपुलर लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थे वो कौन से थे? जमींदारी, महलवाड़ी एंड रियायतवाड़ी। ये क्या थे गाइस? अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम, बट जमींदारी सिस्टम वॉज द मोस्ट पॉपुलर वन। व्हाट इज दैट जमींदारी सिस्टम? कि जमींदारी सिस्टम का हमारा क्या कंसेप्ट था कि जमींदार्स अपने लैंड पर लैंडलेस लेबर्स को हायर करते थे जो उनके लिए प्रोडक्शन करते थे। अल्टीमेटली जमींदार उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे कि उनको बहुत ना के बराबर दिया, एंड देन उसमें से एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स को उनको पे करना पड़ता था एज टैक्सेस। सो अल्टीमेटली इसमें किसका नुकसान? इसमें नुकसान फार्मर्स का, कि उनको तो कुछ नहीं मिला। सेकेंड पॉइंट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से हमारा क्या मतलब है गाइस? कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप एग्रीकल्चर को यूज कर रहे हो टू मेक मनी, टू मेक प्रॉफिट, it means production of crops for sale in the market. When you are producing crops to make money, not for the self consumption, rather than for self consumption. In British rule, farmers were forced to produce commercial crops like indigo, opium. As a result, there was a fall in the production of food crops. तो क्या कि उस टाइम पर फोर्स किया गया फार्मर्स को कि आप यहां पर खाली कमर्शियल क्रॉप्स को उगाए। ये जो पॉइंट है इस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैं इसके ऊपर जरा आपको कुछ और बातें भी बताऊं। आप कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव में भी पढ़ेंगे कि हाँ, ये ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी था। हां, कमर्शियलाइजेशन ब्रिटिशर्स का आइडिया था जो कि इनिशियली काफी ज्यादा आप बोल सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि उससे पहले तक ज्यादातर फार्मर्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाते थे। बट दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन टू मेक मनी, that is commercialization. That by time what happened? By time हुआ क्या कि उनका रूल आ गया, उनका राज आ गया। जब उनका राज आया तो उन्होंने उन्हीं क्रॉप्स को उगाने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया जिनसे ब्रिटिशर्स को ज्यादा मुनाफा हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, जिसकी वजह से हुआ क्या अल्टीमेटली कि इंडिया में फूड क्रॉप्स की कमी हो गई। फाइन, उसकी कमी हो गई। Next, partition of the countries. Everybody knows that India and Pakistan, the partition took place in 1947, 14th August 1947. We cannot say that Pakistan got the independence. We'll say that the partition happened. Actually, that whole area was India. तो उनको एक अपना separate space मिला। लेकिन उनके पार्टीशन की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतना बड़ा क्यों हम पॉइंट बोल रहे हैं कि स्टेग्नेशन हो गया था, दिक्कत आ गई थी। द होल इंडिया नोज, द होल पाकिस्तान नोज दिस थिंग, दैट होल एरिया मीन्स द होल पाकिस्तान
which we can see today, was actually known as the Punjab Presidency in the British time. And that Punjab Presidency, you can say the basic western part of the Punjab was highly productive. जैसे आज भी आप सबको पता है, अगर मैं किसी से भी रैंडमली पूछूं कि बताइए पंजाब और हरियाणा में लोगों का बेसिक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होगा, तो शायद लोग 1 सेकंड में आंसर देंगे फार्मिंग है। बिल्कुल, पंजाब हरियाणा में फार्मिंग का लेवल बहुत ज्यादा है। और यू कैन से दैट पंजाब हरियाणा दे बोथ आर कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट फूड बास्केट इन इंडिया, एंड यस दे आर टिल नाउ। और आपको यह भी पता होना चाहिए दैट द वेरी मेजर पार्ट ऑफ द पंजाब वेंट टू पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि वो उठ के चला गया, बीच में लाइन ड्रॉ हो गई एक, और वो एक नई कंट्री बना दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब का बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड एरिया, हाईली कल्टीवेटेड, हाईली प्रोडक्टिव एरिया वेंट टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में एक फूड क्राइसिस आ गया और हम लोगों को अब दूसरे अपने एरियाज को सर्च करना पड़ा कि कहां पर अब क्या उगाया जा सकता है। तो यह पार्टीशन की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आई। क्या लिखा हुआ है, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान in 1947 also adversely affected the India's agricultural areas of West Punjab and Sindh, which went to Pakistan, resulted a food crisis in India. तो क्या, क्योंकि वो पाकिस्तान एरिया चला गया था तो इंडिया में उसकी वजह से एक फूड क्राइसिस आ गया। फोर्थ इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस पॉइंट कि टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड थी, पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी, लोग इतने ज्यादा लिटरेट नहीं थे कि कोई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जाए, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी का लेवल कभी भी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं बढ़ाया जा सका टिल द इंडिपेंडेंस। क्या लिखा हुआ है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities and lack of finance with farmers, negligible use of fertilizer caused low level of productivity in India. तो इंडिया में प्रोडक्टिविटी के पीछे, कमी होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये सब था। तो ये था गाइज हमारा सेकेंड टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। बात की जाएगा इस उस टाइम के इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो जरा मैं थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप कर दूं ताकि आपके माइंड में कुछ आइडिया हो। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हाँ बच्चे सोच लेते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो बच्चों के माइंड में ज्यादा कोई इमेज नहीं बनती। और मैं ये समझता हूं कि क्लास 9, 10th, 11th इन क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में ज्यादातर इमेज ही लास्ट लॉन्ग रहती है। तो इसलिए मैं ज्यादा फोर्स इस बात पे देता हूं कि आप अपने माइंड में एक इमेज बिल्ड करें, ताकि पेपर के टाइम पर अगर कंटेंट याद भी नहीं है तो एटलीस्ट इमेज तो माइंड में रहेगी, जिससे आप कुछ लिख पाएंगे। सो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये आप आगे भी पढ़ेंगे। अभी एक्चुअल बात क्या है गाइस, कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सामने, इंडिया के लोगों को ऐसा प्रिटेंड किया कि देखिए इंडिया में कोई भी सामान बड़े लेवल पर या अच्छी क्वालिटी का मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। तो उसके लिए वो क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल उठाते थे और उसको भेज देते थे ब्रिटेन, ये बोल के कि सारी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे ब्रिटेन में है, और वहां से उन रॉ मटेरियल्स का बनता था फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड का मतलब
रेडी टू कंज्यूम, जिसको वापस इंडिया ही मंगा लिया जाता था और बाकी कुछ देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो एक्चुअली रॉ मटेरियल हमारा हमसे ही लिया, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर गया, ब्रिटेन गया, वहां से फिनिश्ड गुड बन के वापस आके हम ही को महंगा बेचा गया। तो डबल एक्सप्लॉयटेशन हमारी। अच्छा, इस पूरे सिनारियो में क्या इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई? बेसिकली यहां पर इंडिया में दो तरीके की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। पहली, वो इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन में नहीं थी या ब्रिटेन में ओपन नहीं हो पा रही थी, उनको उन्होंने यहीं पर सेटअप करना ज्यादा ठीक समझा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में पहली जूट इंडस्ट्री, पहली पेपर इंडस्ट्री, पहली कोल माइन, ये इंडिया में लगाई गई, जो ब्रिटिशर्स ने ओपन करी। इसके अलावा वो इंडियंस जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री ओपन करी, और वो इंडस्ट्रीज जो उन्होंने ओपन करी थी, अगर वो इंडस्ट्रीज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को कंपटीशन देती थी तो ब्रिटिशर्स ऐसी चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। ये बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपकी कॉलोनी में किसी का राज चलता है और उसकी अपनी एक दुकान है और उसका राज चलता है, उसका रूल है वहां पर, आपने उसी की शॉप के सामने उसी को कंपटीशन देती हुई एक और शॉप ओपन कर दी, क्या वो आपको आराम से काम करने देगा? बिल्कुल नहीं। अगर उसका उस एरिया पे रूल चलता है और उसकी दुकान को कंपटीशन देती हुई आपने दुकान खोल दी है, तो अगले दिन से आपकी दुकान नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि उसका राज चलता है वहां पर। सिमिलरली इंडिया में था, अगर किसी ने ऐसी इंडस्ट्री खोली जो ब्रिटिश इंडस्ट्री को कंपटीशन देती थी, तो उसकी इंडस्ट्री का बंद होना तय था। ऐसा था इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर उस दौर का। आप अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री खोलते हैं जिसका ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को कंपटीशन देना तो दूर की बात, कि आपके कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है, या फिर ब्रिटिशर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में तो ब्रिटिशर्स आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते थे। अगर कंपटीशन देती है तो परेशान तो छोड़िए, वो आपका बिजनेस भी नहीं चलने देंगे। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल। चलिए पढ़ते हैं आगे। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट डेवलप अंडर ब्रिटिश रूल। बिल्कुल डेवलप नहीं कर पाया। द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज एज फॉलोज। पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या मतलब होता है गाइस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रीज को बनाना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को गिराना। अब यहां पर कौन सी इंडस्ट्री को गिराया गया? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जो इंडिया में बनी हुई थी जिसको खत्म कर दिया गया, जिसको बिल्कुल ही हटा दिया गया? एक्चुअली गाइज, इंडिया वॉज रियली वेरी पॉपुलर। इफ यू नो अबाउट द हिस्ट्री, इंडिया वॉज रियली वेरी पॉपुलर फॉर द हैंडीक्राफ्ट, द आर्टिसंस एंड ऑल, जिसको ब्रिटिशर्स ने आके बिल्कुल तबाह कर दिया। क्यों? इसलिए तबाह किया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से ब्रिटिशर्स को कोई भी फायदा नहीं था। उल्टा उन्होंने जो लोग उसमें लगे हुए थे उनको वो वाला काम छुड़वा के दूसरे कामों में इन्वॉल्व करवाया जहां से ब्रिटिशर्स को पैसा मिले। सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल र्यून कर दिया, तबाह कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वॉज अ सडन डिक्लाइन इन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। The primary motive behind the deindustrialization by British was to get the raw material
फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स, ताकि उनको इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे मिले। कैसे? कि लोग जो हैंडीक्राफ्ट में लगे हुए हैं वो छोड़ के उन चीजों की प्रोडक्शन करें जिन चीजों की जरूरत किनको है? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को, ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे मिले। और जितना सस्ता रॉ मटेरियल होगा उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वही सस्ता रॉ मटेरियल ब्रिटिश में जाके फिनिश्ड गुड बनेगा एंड देन यहां पर आके उसको बेचेंगे। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, दुगना मुनाफा। द रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्टेड टू इंडिया टू सेल इन द इंडियन मार्केट्स। तो वापस इंडिया उनको मंगाया जाता था और महंगे दामों पे बेचा जाता था। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने तबाह कर दी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट कितने पॉपुलर है या कितने ज्यादा आप बोल सकते हैं कि इट वॉज वेरी एडवांस्ड। आप थोड़ा जो मुगल पीरियड के जाके हिस्टोरिकल प्लेसेस है आप उनको विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कितने बड़े लेवल पर और कितने ज्यादा स्किल्ड हुआ करते थे। आज की डेट में उतने स्किल्ड वर्कर्स ना के बराबर है। देयर आर सो मेनी हिस्टोरिकल विंटेज प्लेसेस इन इंडिया लाइक ताजमहल, लाल किला, हुमायूंस टॉम्ब, एंड देयर आर सेवरल प्लेसेस इन इंडिया which is you can say the marvelous piece of the Indian handicraft talent, कि किस लेवल का टैलेंट था हमारे पास अगर हम हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस की बात करें तो। बट अगेन कि वो वाला सारा टैलेंट ब्रिटिशर्स के लिए यूजलेस था। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स वगैरह दिल्ली में इंडिया में बनवाई, उसके लिए आर्किटेक्ट भी वो ब्रिटेन से ही मंगाते थे। लाइक दिल्ली का बेस्ट एग्जांपल जो पूरे वर्ल्ड को ही पता है कि द बेसिक मैप ऑफ द दिल्ली was sketched by the Lutyens. It is actually known as the Lutyens zone. पूरा जो कनॉट प्लेस है दिल्ली के अंदर वो पूरा Lutyens zone है, and he was a very renowned architect from Britain. So did with the current Parliament House. Parliament House was basically built by the Britishers as the Queen's Palace. कि जब कभी क्वीन आए इंडिया में तो उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल हो, जिसे बाद में इंडिपेंडेंस के बाद हमने प्रेसिडेंट हाउस घोषित कर दिया। लाइक इंडियन पार्लियामेंट, वो तो ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाई थी कि कभी सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया से गवर्नर जनरल आए, कलेक्टर्स आए, तो वो एक जगह पे बैठ के सारे हम बात कर सके आगे की प्लानिंग के लिए। वो उन्होंने उस मोटिव से बनाया था, जिसको बाद में हमने अपनी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ब्रिटिशर्स को कभी भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उन्होंने उस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। फिर आता है गाइस सेकंड पॉइंट, लूप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स। ये लूप साइडेड का क्या मतलब होता है? कमियां होना, कि जो हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा लूप साइडेड था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। कमियां क्यों थी? जैसा मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया अपने पैरों पे खुद खड़ा हो, स्पेशली फिनिश्ड गुड्स के लिए। और बड़ी सीधी सी बात है कि 1910 इनफैक्ट 1913 तक ब्रिटिशर्स का बहुत अच्छा कंट्रोल था। पहली वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई? पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1914, 1914। खत्म कब हुई? 1918, जिसने ब्रिटिश इकोनॉमी को काफी हद तक आप बोल सकते एक छोटा सा सेटबैक दिया। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को कब मिला? व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड। Second World War was started in 1939, which was ended in 1945.
जब ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर से कंट्रोल काफी हद तक छूट गया था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हुई होती तो शायद 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस भी ना मिलती, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हुई होती तो आप ये बोल सकते हैं कि अर्ली फेज ऑफ 20th सेंचुरी तक टिल द फर्स्ट डेकेड ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत हद तक अपने कंट्रोल में बिल्कुल कस के रखा। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर के शॉक्स उनको लगते चले गए, उनका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होता चला गया। तो उन्होंने उस पीरियड तक, जब तक उन्होंने पूरा इंडिया को टाइट पकड़ा हुआ था, तब तक तो उन्होंने इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप होने नहीं दिया, स्पेशली वो जो किसी ब्रिटिश इंडस्ट्री को कंपटीशन देती। सो क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज अनबैलेंस्ड एंड लूप साइडेड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कि लूप साइडेड था और अनबैलेंस था। They neither permitted modernization nor did they encourage the growth of heavy industries. कि उन्होंने ना तो कभी मॉडर्नाइजेशन को परमिट किया और ना ही उन्होंने कभी एनकरेज किया हैवी इंडस्ट्रीज को इंडिया में। इन इंडिया बिटवीन 1850 to 55 फर्स्ट कॉटन मिल, फर्स्ट जूट मिल and first coal mine were established. The number of mills increased gradually and they were mainly established by British capitalists. British capitalist means the worthy landlords from the Britain. तो उन्होंने इंडिया में आके ये सारी चीजों को एस्टेब्लिश किया। आपको ये भी समझना चाहिए गाइस कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज को किस तरीके से सेटअप किया। गाइस, ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर करे थे एज अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपको आइडिया हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली सारे राजे महाराजाओं के पास जाके सारे, आप बोल सकते हैं कि जितने भी एम्पायर्स थे बड़े बड़े उस टाइम पर, उनके पास जाके ये बोलते थे कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सर्विस चाहिए तो हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो उस टाइम पर अवेलेबल थी उसके साथ मैं आपको वो सारी सर्विस डिलीवर करूंगा। लाइक बहुत सारी छोटी मोटी जो उस टाइम की एम्पायर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया छोटा रेलवेज बनाने का। मुगल्स ने उनको काम सौंपा था किस चीज का? करेंसी प्रिंट करने का, जिसका अल्टीमेटली उन्होंने क्या रिवॉर्ड दिया उनको कि 1857 में फाइनली ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को खत्म कर दिया। मुगल्स के 3 सक्सीडर्स थे और उन्हीं 3 सक्सीडर्स को उन्होंने खत्म किया 1857 में। दिल्ली की ही बात है, वो दिल्ली गेट पर उनको शूट किया गया था। और जब फाइनली मुगल्स का एंड हुआ तभी 1857 में ब्रिटिशर्स की स्टार्टिंग हुई। तब ऑन पेपर ऑफिशियली मुगल्स से ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर हुआ इंडिया। यह था वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज। तो 1857 से आप बोल सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरा कस के रखा। तो उसके बाद मैंने यहां पर ब्रैकेट में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज लिखी है जिसने पूरे इंडिया की, आप बोल सकते हैं कि शक्ल थोड़ी बदल दी। बिकॉज इन्होंने, आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू किया। इन्हें इंडिया का हेनरी फोर्ड बोला जाता है। इंडिया में अगर आप बोलें कि एंटरप्रेन्योरशिप की अगर किसी ने नींव रखी थी तो वो ये थे, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक पढ़ चुके होंगे स्क्रीन पे कि मैंने क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय जमशेद जी टाटा। यस, मिस्टर जमशेद जी टाटा, ही इज द फाउंडर ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज।
और आप बोल सकते हैं कि टाटाज में सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो ड्रीम था वो ये कि हां, ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों के सामने खड़े होके उनसे भी बड़े लेवल का बिजनेस करना। एंड ही डिड, इन्होंने किया। सो इन 1907 ही स्टार्टेड अ कंपनी विद द नेम टिस्को। टिस्को का मतलब क्या है? दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन इन द जमशेदपुर, विच इज इन बिहार। Some other industries like sugar, cement, chemical and paper industries were set up mainly after the Second World War, जो कि आप बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने, इंडियंस ने मिलके खोली, क्योंकि तब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल काफी छूट चुका था। देन थर्ड पॉइंट क्या है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वर लैकिंग, की उसकी कमी थी। क्या होते हैं ये कैपिटल गुड्स? गाइस, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी और चीज की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी कमी थी? बिल्कुल कमी थी। अगर उनकी कमी ना होती तो रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजने की क्या जरूरत पड़ती? अगर हमारे पास ही कैपिटल गुड्स अच्छे होते, मशीनरी अच्छी होती, इंडस्ट्रीज अच्छी होती, तो घर का सामान घर में रहता और घर में ही बनता और घर वाले यूज करते। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या चाहा कि कैपिटल गुड्स कभी भी इंडिया में नहीं बनने चाहिए। मशीनरीज वगैरह इंडिया में बनेंगी तो क्या ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी इनको दिखाएंगे, कोई ना कोई कॉपी करके वैसी मशीनरी बना देगा, ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो वो कभी नहीं चाहते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि इंडियंस डिपेंडेंट रहें कंज्यूमर गुड्स के लिए ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर। तो रॉ मटेरियल वही यहां से ब्रिटेन जाता था बनने के लिए। अगर वहीं से मशीनरी एक बार यहां पर आके सेटअप कर दी जाती, कितना पैसा बचता। लेकिन क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट कमाना था, क्योंकि उनको इंडिया को खुद पे डिपेंडेंट रखना था, दे नेवर डिड दिस। The policy of the British was simply to develop only those industries which would never be competitive to any British industry. As I told you, they always wanted Indians to be dependent on British industries for the supply of capital goods and heavy equipments. कि हमेशा इंडियंस डिपेंडेंट रहे कैपिटल गुड्स के ऊपर और हैवी इक्विपमेंट्स के ऊपर। किस पे? ब्रिटेन पे। कि यार अगर ऐसा सामान चाहिए तो वो वहीं पे ही मिलेगा। दैट इज वाई ओनली कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इंडिया में क्या कि अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री सेटअप भी हुई तो कौन सी? कंज्यूमर गुड, लाइक छोटी मोटी टेक्सटाइल के, उससे कपड़ा बन जाए, या डेली कंज्यूमर गुड्स के ही इंडस्ट्री सेटअप हो पाई। देन चौथा पॉइंट क्या है? लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कि पब्लिक सेक्टर का क्या था? लिमिटेड ऑपरेशन, बहुत ही छोटा रोल था। मीन्स व्हाट? द पब्लिक सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल वॉज टू लिमिटेड, विच वॉज अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पब्लिक सेक्टर के हाथ में, यानी कि अपने हाथ में बहुत ही कम पावर रखी। और आप ये बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते थे, उनके हाथ में ज्यादा पावर दी। अगर ऐसा होता कि उन्होंने अपने हाथ में ज्यादा पावर रखी होती तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज दिखानी पड़ती कि जी देखो हमारी गवर्नमेंट है और हमने इंडस्ट्री सेटअप करी है। लाइक आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो सरकारी जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, जिन्हें आप गवर्नमेंट पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का नाम देती हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, देनी पड़ती है। सरकारी नौकरियों का इंडिया में क्या क्रेज है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े लेवल का क्रेज है। तो उस टाइम पर अगर किसी की गवर्नमेंट है तो वो उसकी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि वो एक्सप्लॉयटेशन को रोके। बट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज
जो थी वो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के थ्रू ही चलाई जा रही थी। और ब्रिटिशर जो इंडिया में थे वो यही चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हम बना के बैठे हैं वो कभी इस उसमें ना पहुंचे कंडीशन में कि लोग ये बोले कि देखो इन्हीं के सरकार है और इन्हीं के लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि जी देखो वो जो सामने इंडस्ट्री है जो आपको एक्सप्लॉइट कर रही है वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, हम सरकारी हैं, ये हमारे अंडर नहीं आते हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने अपने अंडर क्या रखा, मैंने लिखा हुआ है यहां पर, इट वॉज कन्फाइंड टू पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर स्मॉल डिपार्टमेंट्स। कि अगर कोई ब्रिटिश इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट भी करती है किसी को, या लोग उससे परेशान हैं, या लोगों को उससे कोई डैमेज हुआ, तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पर बिल्कुल हाथ खड़ा कर देते थे कि ये डिपार्टमेंट हमारे अंडर नहीं आता, या फिर इस चीज को हम कैप्चर नहीं करते क्योंकि हमारा तो बड़ा लिमिटेड ऑपरेशन है, हम तो सिर्फ किसको संभालते हैं, पोर्ट्स को, रेलवेज को, छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स को। फाइन, चलिए हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं इस लेक्चर में। ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसके अंदर हमने बात करी कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिश एरा में बहुत ही ज्यादा खस्ते हाल था। देन फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मैंने बातों बातों में बहुत बार आप लोगों को वाली बात बता दी है कि इंडिया से रॉ मटेरियल वहां पर जाता था, बन के यहां पर आता था। और एक मैं आपको ऐसी बात बताऊं जो आपको बहुत ज्यादा एक बड़ा शॉक देगी कि जैसा ट्रेड परफॉर्मेंस इंडिया का ब्रिटिश एरा में था, एंड आई एम सेइंग दिस इन द पॉजिटिव वे, कि जैसा ट्रेड परफॉर्मेंस इंडिया का ब्रिटिश एरा में था, कॉलोनियल रूल में था, वैसी परफॉर्मेंस इंडिया दोबारा आज तक नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को व्यापार करना बहुत अच्छे से आता था, बड़ा लंबा चौड़ा उनका एक्सपीरियंस था इस चीज का कि इकोनॉमी पे राज कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं। तो इंडिया से इतनी हैवी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट्स जाया करते थे कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स हमेशा ज्यादा और इंपोर्ट्स हमेशा कम रहते थे। तो यानी कि एक तरीके से इंडिया की कमाई ज्यादा होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया नहीं था, वो ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटिश इंडिया की कमाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पर एक्सपोर्ट से। तो क्या लिखा हुआ है, दैट ब्रिटिश हैड मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, कि उनका मोनोपोली कंट्रोल था किस पे, फॉरेन ट्रेड पे। बिल्कुल, इकोनॉमी उनकी और आधी दुनिया लगभग उनकी थी, तो उनका तो मोनोपोली कंट्रोल होना ही था। क्या लिखा हुआ है, अंडर ब्रिटिश रूल देयर वाज मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन फॉरेन ट्रेड, कि उनकी घर की इंडस्ट्रीज थी, उन्हीं का मोनोपोली कंट्रोल। अच्छा, किसी बच्चे को मोनोपोली का मतलब ना पता हो तो सिंगल सेलर। More than half of the Indians' foreign trade was restricted to Britain, कि इंडिया के आधे से ज्यादा फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही रिस्ट्रिक्टेड थे, while rest was allowed with few other countries, बाकी थोड़े बहुत ही दूसरी किसी कंट्री के साथ ही लिंक्ड थे या इन्वॉल्व थे, लाइक चाइना, सिलोन किस कंट्री का नाम है, आज की श्रीलंका। यस, सिलोन यानी कि श्रीलंका पे भी ब्रिटिशर्स का राज था। श्रीलंका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। फाइन, पर्शिया, ईरान, यहां पे भी इन्हीं का राज था, काफी लंबे समय तक इन्होंने राज किया। एक्सेप्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज देयर वर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज हु वर एंगेज्ड इन फॉरेन ट्रेड। और ब्रिटिश फॉरेन ट्रेड को एक बहुत बड़ा बूस्ट कब मिला, जब स्विस कैनाल की ओपनिंग हुई। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, स्विस कैनाल क्या है मैं बता दूं कि आप सब बच्चों ने स्विस कैनाल के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री में,
मोस्ट प्रोबेबली 7th या 8th क्लास की हिस्ट्री में आपने स्विस कैनाल के बारे में पढ़ा होगा, बट अगर किसी को नहीं पता है तो मैं जल्दी से बता दूं। आई जस्ट होप कि आप सब बच्चों के माइंड में वर्ल्ड का मैप है। ब्रिटेन कहां है, नीचे अफ्रीका है, देन इधर आपका यूएई एंड देन इधर इंडिया। स्विस कैनाल क्या है, पहले मींस बिफोर 1869 ब्रिटिशर्स को या यूरोपियन यूनियन में से किसी को भी अगर इंडिया आना होता था तो उनको पूरा नीचे अफ्रीका का राउंड मारकर आना होता था। मींस ऐसे नीचे पूरा अफ्रीका से घूम के एंड देन फिर इंडियन पोर्ट्स पर आया करते थे वो लोग, बॉम्बे या गुजरात या ऐसी पोर्ट्स पे वो पहुंचा करते थे, तो बहुत ज्यादा घूमना पड़ता था। तो उन्होंने इस पूरे यू का एक शॉर्टकट निकाला सीधा ऐसे, और ये जो रास्ता था इस रास्ते को नाम दिया गया स्विस कैनाल। ये रास्ता कहां से निकलता था, ये रास्ता बेसिकली निकलता था आपका यूएई से, यानी कि पर्शिया के आसपास से निकलता था, और ये सीधा इधर नीचे आके गुजरात और पंजाब प्रेसिडेंसी में जाके मिल जाता था, जिसने इनका जो रास्ता था बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लग गई, ट्रेडिंग मल्टीपल टाइम्स होने लग गई, राउंड्स बड़े जल्दी जल्दी लगने लग गए, तो इनका मोनोपोली कंट्रोल और स्ट्रांग हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में अपना पीक चल रहा था। उस दौर में कोई भी नहीं सोच सकता था कि कभी ब्रिटिशर्स इंडिया से निकाले भी जा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को चारों तरफ से ट्रेडिंग, पॉलिटिक्स, पुलिस यानी कि जितनी डिफेंस थी, और सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने इंडिया की सोसाइटीज के ऊपर भी कंट्रोल करना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। So, transportation of goods became much easier and cheaper, which strengthened the British monopoly in India. Simple. Then, second point, exporter of raw material and importer of consumer goods. कि ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर और कंज्यूमर गुड्स के इंपोर्टर बन के बैठे हुए थे। ये चीज ब्रिटिशर्स ने लगभग 35 से 40 साल लगातार की। बहुत लंबा पीरियड होता है कि आप बिल्कुल एक ही वे में ट्रेड करे जा रहे हैं, कि जैसे हर 2 महीने बाद यहां से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाएगा, बन के फिर वापस आएगा। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, and importer of consumer goods like cotton clothes, silk and woolen clothes etc. कि एक तरीके से बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यहां पर कि रॉ सिल्क, रॉ वूल, रॉ कॉटन ये सब जाता था, वहां से बनके क्या आता था, वूलन क्लोथ्स, सिल्क के क्लोथ्स, इन सब के कपड़े बन के आते थे। And capital goods like light machinery were produced in the British industries. छोटी मोटी जो टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह है वो भी वहीं पर बनते थे बड़ी मशीनरी से। तीसरा और आखिरी पॉइंट, ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडियन वेल्थ की ड्रेनेज से मतलब क्या होता है, बह जाना। इंडियन वेल्थ को ब्रिटिशर्स ने खूब लूटा। कैसे लूटा, ये ऊपर वाले आपके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में आ चुका है कि यहां से रॉ मटेरियल बड़े सस्ते में खरीदते थे। लाइक रॉ मटेरियल कितने में खरीदा, 1 रुपए में खरीदा एग्जाम्पल के तौर पे। उससे वूल खरीदा 1 रुपए में और उस वूल को भेजा ब्रिटेन में, और उसी वूल के बनकर आए स्वेटर। स्वेटर को कितने में बेच रहे हैं यहां पर आके, वो 20 रुपए में। अल्टीमेटली वो हमें देते 1 रुपए हैं और हमसे चार्ज करते हैं 20 रुपए। तो ये तो उन्होंने धीरे धीरे करके हमारी जितनी भी वेल्थ थी सब ही निकाल ली। टैक्सेस अलग चार्ज करते थे वो,
अलग से उनके फाइन्स वगैरह अलग चलते थे, इकोनॉमी ही उनकी अपनी थी। सो अंडर ब्रिटिश रूल इंडियाज एक्सपोर्ट्स वर हायर देन इट्स इंपोर्ट्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे। देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो उनका क्या था, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा सरप्लस में थे क्योंकि एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा थे। ब्रिटिशर्स यूज्ड अर्निंग्स फ्रॉम मास एक्सपोर्ट्स टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इस पैसे का कहां पर इस्तेमाल करते थे, जो लड़ाइयां वो लड़ रहे थे। टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रिटिशर्स इन बिल्डिंग द वेल्थ इन ब्रिटेन और इन सम अदर इकोनॉमी। तो यहां का पैसा लेके वो कहां पर लगाया करते थे, वॉर में लगाया करते थे, ऐसी कंट्रीज में लगाया करते थे जहां पर उनकी नई नई रूल आई है, एम्पायर खड़ा हुआ है, और वहां पर क्या, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। ये ब्रिटिशर्स की बड़ी खास बात रही है कि वो जहां पे भी जाते हैं वहां पर अपना एक टच देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। वो सब पैसा कहां से आ रहा था, हमारी जैसी इकोनॉमीज से, और इंडिया के पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल्थ थी। तो वो सारी वेल्थ कहां पर भेजी जाती थी, ब्रिटेन भेजी जाती थी, जहां पर वो उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो इंडियन फॉरेन ट्रेड की बात की जाए तो उसकी वजह से इंडिया की बहुत ज्यादा वेल्थ ब्रिटेन ट्रांसफर की गई। फाइन। सो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफी सारी इसमें बातें हुई, और मैं बता दूं गाइस, आईईडी इज फुल्ली थियोरेटिकल। इसमें बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नॉलेजेबल बातें हैं। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग गाइस। अगर आप थोड़े से भी क्यूरियस हैं तो आप मेरे बिना बोले ही पढ़ेंगे, तो इसको जरूर रिवाइज करें, इस कंटेंट को रिवाइज करें। अच्छा, एक और बात, बच्चे मुझसे पूछते हैं, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास फोन आते हैं कि सर हम नोट्स कहां से रेफर करें। यू कैन कॉल टू अस। आप स्टडी खजाना की वेबसाइट पे जो नंबर है आप वहां पर कॉल करें। यू कैन गेट एक्सेस टू ईच एंड एवरी नोट्स, प्लस साइड बाय साइड माय नंबर इज ऑन एवरी शीट। आपको कोई भी कंटेंट में प्रॉब्लम है, यू कैन मेक डायरेक्टली कॉल टू मी। एंड जहां तक बात रही, आपके पास अगर ये वाले नोट्स 1% नहीं आप एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल टेक्स्ट बुक लें और आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर पॉइंट से ही है, बस कंटेंट थोड़ा सा अलग है। फाइन। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग गाइस। जल्दी से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कैच यू सून गाइस। थैंक यू सो मच।